वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा हमने, मार्केट सप्लाई पढ़ा, सप्लाई कर्व पढ़ा, सप्लाई शेड्यूल पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था पहले सेकंड यूनिट में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सेम यहाँ पर भी है लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये है कि लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि जैसे प्राइस बढ़ती है तो चीज़ों की कीमत कम होती है, जब प्राइस बढ़ती है चीज़ों की डिमांड कम होती है, या चीज़ों की कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इन केस ऑफ सप्लाई जो है ये उल्टा है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी एक ऐसी अजम्पशन मॉल में कि बाकी चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं होगी अगर, तो वैसी सूरत में क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है इंक्रीज करती है जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ती है, और जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होती है तो उसकी सप्लाई भी जो है कम हो जाती है। कि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, या पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं जिसको, कि दोनों चीज़ें, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक चीज़ की प्राइस कम हो रही है तो दूसरी भी प्राइस उसकी कम हो रही है। तो लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हम एक टेबल लिया है, यहाँ पे टेबल या जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं उसकी मदद से या एक डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि प्राइस दी हुई रुपीज़ में 10, 15, 20, क्वांटिटी सप्लाइड कितने यूनिट्स है ये बताया हुआ है। एट प्राइस 10 क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट्स, एट प्राइस 15 क्वांटिटी सप्लाइड इज 200 यूनिट्स, एट प्राइस 20 क्वांटिटी सप्लाइड इज 300 यूनिट्स। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। या इसको अगर हम उल्टा पढ़ें यहाँ से, अगर प्राइस 20 है तो क्वांटिटी सप्लाइड इज 300 यूनिट्स, अगर प्राइस कम हो जाती है 15 तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी 200 यूनिट्स, और प्राइस कम हो जाती है अगर 10 तो क्वांटिटी सप्लाइड जो और कम हो जाएगी 100 यूनिट्स। तो क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है उसके बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशन लेता है या डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहते हैं। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो उसको सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने, और प्राइस जो है वाई एक्सिस पे हमने ले ली। हमने ये ड्रा कर दिया 100, 200, 300, ये इतने यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाइड है, प्राइस आ गया 10, 15, 20। जब हम ये पॉइंट्स ड्रा करेंगे कि एट प्राइस 10 100 यूनिट्स आर सप्लाइड, एट प्राइस 15 200 यूनिट्स आर सप्लाइड, एट प्राइस 20 300 यूनिट्स आर सप्लाइड। जब हम तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो एक हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, कर्व बनेगी, जिसको हम बोलेंगे सप्लाई कर्व, जिसको एस एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस एस मीन्स सप्लाई कर्व। तो ये जैसे प्राइस बढ़ रही है तो इसकी मूवमेंट जो है अपवर्ड होगी। पहले प्राइस 10, फिर जब प्राइस 15 क्वांटिटी 200, प्राइस 20 क्वांटिटी 300, इसकी मूवमेंट जो है अलॉन्ग द सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड्स होती है। द मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व इज व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस। अगर इसी तरह से अगर प्राइस कम होती है तो उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है ऑन द सप्लाई कर्व। तो ये आ गया लॉ ऑफ सप्लाई कि जैसे प्राइस बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। इसको आप ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हो। उसके बाद अजम्पशंस, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, हम ये मान के चलते हैं कि कुछ सिचुएशन, ये नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ लॉ ऑफ सप्लाई हर एक जगह ये लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ अजम्पशन है जिनको मान के हम चलते हैं कि ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ सप्लाई जो है लागू होता है या इम्प्लीमेंट होता है। तो इसके हम एजम्पशंस पढ़ लेते हैं।
assumptions of law of supply। क्या assumption है? नंबर 1, there is no change in the factors of production। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम ज़्यादा जो हमारे पास है वही हम रखेंगे, सेम स्केल से रखेंगे, तो एक ये एग्जम्पशन आ गया। नंबर 2 आ गया, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट कर रही वही टेक्नोलॉजी, उसमें भी कोई चेंज नहीं। नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म और द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर जो है, जो उसका मकसद है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं। एक जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं। नंबर 4, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड कमोडिटीज। कि रिलेटेड कमोडिटीज़ की जो है उनमें भी कोई प्राइस की कोई चेंज नहीं आएगी। नंबर 5, इन्वेस्टर्स हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर बिजनेस। इन्वेस्टर्स हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर बिजनेस, कि इन्वेस्टर जो जिस कंडीशन में अपना काम कर रहा है बड़ा पूरी तरह से उसको तसल्ली है कि जो मेरा प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है, जिस रेट से सप्लाई हो रहा है उसमें उसको तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ असम्पशंस हैं जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई जो है लागू होता है। कि पहला क्या है, देयर इज़ नो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो जिस तरीके से चल रहा है वैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, फर्म का भी कोई ऐसा गोल नहीं कि मैं और प्रोडक्शन बढ़ाऊँ या कुछ रिसोर्सेज बढ़ाऊँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाऊँ या टेक्नोलॉजी चेंज करूँ। इसका कोई अभी कोई इसका ऐसी कंडीशन में ही लॉ ऑफ सप्लाई लागू होता है। देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स हैं, यानी रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स की होती हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनकी प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आती है। ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ सप्लाई जो है इम्प्लीमेंट होता है। लास्ट में जो इन्वेस्टर्स है फुल कॉन्फिडेंस ओवर बिजनेस, तो जो जितने इन्वेस्टर हैं वो जिस हालत में चल रहे हैं उसमें वो खुश हैं। तो ये हैं कुछ अजम्पशंस। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। Causes of application of law of supply। कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है कैसी कंडीशन में अप्लाई होता है। नंबर 1 जो है प्रॉफिट मोटिव। नंबर 2
change in the number of firms. Number 3, a reduction in stock प्रॉफिट मोटिव, कि जितने भी जो फर्म्स हैं उनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है चीज़ों की एकदम से मार्केट में अपना माल जो बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं। दूसरा आ गया चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। जब किसी चीज़ की मार्केट में प्राइस अच्छी होती है तो बहुत सारे फर्म जो है, बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है मार्केट में आ जाते हैं, अपने प्रोडक्ट तैयार करके और मार्केट में सप्लाई करते हैं, कि मार्केट में और जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर हो जाएंगे और सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिडक्शन इन स्टॉक, जो ही प्राइस बढ़ती है तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबके पास जो स्टॉक पड़ा होता है, जो अपने पास माल जमा किया होता है, जो इनका माल जो है मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई के अलावा जो उनके पास जमा होता है कि इमरजेंसी के लिए, कि कितने मार्केट में हमें अपना माल बेचना है, वो जो स्टॉक है उसको भी जो ही रेट बढ़ेगा तो अपना स्टॉक उसको निकालने की, यानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके कुछ थे एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई। अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसी कंडीशन में इसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ पे लागू नहीं होता है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नंबर 1, एग्रीकल्चरल गुड्स। लॉ ऑफ सप्लाई जो है एग्रीकल्चर गुड्स पे भी ये लागू नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो है पूरे साल या हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। ये सीज़न के हिसाब से हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है तैयार करते हैं, जो इस सीज़न में प्रोडक्ट तैयार होता है वो अगले साल तक उसको बचाना मुश्किल होता है, स्टोर करना मुश्किल होता है, उसकी ज़्यादातर ख़राब होने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए जो स्टॉक है इसी बार उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, यानी उस पर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है कि हम मार्केट सामान को माल को जमा करके रखेंगे, जब प्राइस बढ़ेगी तब मैं मार्केट में अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचूंगा। हो सकता है तब तक वो मेरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो गल सड़ जाएगा, कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह उसको खा जाएंगे। तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ये पेरिशेबल गुड्स। लॉ ऑफ सप्लाई जो है पेरिशेबल गुड्स में भी अप्लाई नहीं होता है। पेरिशेबल गुड्स होते हैं कि वो गुड्स जो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4 दिन, यानी हफ्ता 10 दिन रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोशिश करेगा आजकल जो फ्रीज़र की वजह से, रेफ्रिजरेशन की वजह से उनको बचा सकता है, अदरवाइज ये जल्दी ही ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, इनमें भी ये लॉ ऑफ सप्लाई जो लागू नहीं होता है। क्योंकि पेरिशेबल गुड्स में जैसे आ गया वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जितनी भी आपको मालूम है कि ये ज़्यादा देर नहीं रह सकती, इसलिए इसमें लॉ ऑफ सप्लाई जो लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है एंटीक गुड्स। एंटीक गुड्स ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रिजर्व हैं, बहुत महंगी चीज़ें हैं, उन पर भी लॉ ऑफ सप्लाई का कोई असर नहीं होता है कि प्राइस कम होगी तब लोग चलेंगे खरीदने। उनकी ऑलरेडी इतनी कास्ट होती है कि उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, ना कुछ उनका कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए उस पर भी लॉ ऑफ सप्लाई जो है लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है
लैक ऑफ रिसोर्सेज, लॉ ऑफ सप्लाई वहाँ पे भी लागू नहीं होता है जहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज है ही नहीं, पहले से ही है। जैसे अंडर कंट्रीज हमारे वगैरह हैं जहाँ रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं गुड्स को तैयार करने में, पैदा करने में, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट जो है, आप जैसे प्राइस यानी लेबर की मजदूरी वेजेस बढ़ाएंगे तो लेबर ज़्यादा काम करने की जगह वो भी कम काम करना स्टार्ट कर देगा। आज अगर आप लोग लेबर की मजदूरी या वर्कर की जो वेजेस बढ़ाओगे, वो हफ्ते में 4 दिन काम करेगा, 2 दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 2 दिन का खर्चा आ जाता है ऑलरेडी, इसलिए वो काम नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में भी लॉ ऑफ सप्लाई जो है लागू नहीं होता है। तो ये कुछ लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस और एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी, एजम्पशन पढ़े कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। उसके बाद आता है सप्लाई में एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता है द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेज, सप्लाई ऑफ दैट गुड आल्सो इंक्रीजेज। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मान लो हमारे पास एक गुड है, प्राइस है उसकी 10 रुपये, सप्लाई 100 यूनिट्स। अगर इस गुड की प्राइस हो जाए 20, सप्लाई हो जाएगी 200 यूनिट्स, बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई आता है when there is increase in supply not due to the price but due to some other reasons, प्राइस की वजह से नहीं, कुछ और रीजन की वजह से अगर प्राइस बढ़ती है, ये सप्लाई बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इसी तरह से है कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जो है, अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम होती है, उसको बोलेंगे हम कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अगर इसको भी हम एक एग्जांपल से बता सकते हैं। मान लो प्राइस 10 रुपये, सप्लाई 10 यूनिट्स। अगर प्राइस 5 रुपये हो जाए, सप्लाई भी उसकी 50 यूनिट्स हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसी तरह से आता है डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई हो गया कि अगर आपकी सप्लाई कम होती है, नॉट ड्यू टू द प्राइस बट ड्यू टू सम अदर रीजंस, किसी और वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। इनको हम जैसे प्राइस 10 ही है, सप्लाई हमारी हो जाएगी 50 यूनिट्स, ये आ गया डिक्रीज इन सप्लाई। उसके बाद आता है कि बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशन हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई अलोंग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं इसको।
मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, कंट्रैक्शन, मूवमेंट में आता है कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन या शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो आज के लेसन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एक्सटेंशन और इंक्रीज दोनों सेम है कि दोनों की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन एक है सप्लाई बढ़ना ड्यू टू द राइज इन प्राइस और दूसरा आ गया ड्यू टू सम अदर रीजन, नॉट ड्यू टू प्राइस। इसी तरह से कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जो है, सप्लाई का कम होना ड्यू टू प्राइस का कम होना, यानी अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है, उसको बोलेंगे कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसी तरह से डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का कम होना ना कीमत के कम होने की वजह से बल्कि किसी और वजह से अगर सप्लाई कम होती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। इस तरह से कोई सप्लाई की कुछ डेफिनेशन वगैरह थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। तब तक के लिए धन्यवाद।